जैसे कि आप टीचर हैं तो आपने म्यूजिक के कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा, तो आपको क्या लगता है जो भी बच्चे सीखने आते हैं वो क्या क्या मोस्टली गलतियाँ? सबसे बड़ी चीज़ है कि स्वरों की प्रैक्टिस करना। बिना स्वर के आप सारेगामा पा नी सा की प्रैक्टिस कीजिए, आप अलंकार की प्रैक्टिस कीजिए, सरगम की प्रैक्टिस कीजिए, और ताकि जिससे आपका गला खुले, आपकी वॉइस में बेस बने। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको अलंकार पे आना चाहिए, यानी कि पहला अलंकार, दूसरा यानी कि सा सा रे गा गा मा, इस तरह से सा रे गा 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 मा, फिर सा रे गा मा पा दा, इस तरह से सारे अलंकार धीरे धीरे करके अलंकार और पलटे इनका अल्टा पलटा करिए। तो जिसको नींद नहीं आती है तो कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि जो पूरिया धराश्री राग है उसको गाने से या उसको सुनने से जो अनिद्रा की बीमारी होती है वो दूर हो जाती है। और पुराने टाइम के लोग या अभी जो एक रिसर्च हुई थी तो उसमें ये बताया गया कि जो 7 स्वर है, मतलब जो संपूर्ण जाति वाले जो राग हैं उनको गाने से जो आयु है उसमें वृद्धि होती है। सुबह मैं पढ़ाने गई, फिर उसके बाद खुद पढ़ाने गई, फिर वहां से आई, शाम को 6-7 बज गए, घर का काम वाम किया, फिर अपनी खुद बीकॉम की पढ़ाई करी, फिर उसके बाद म्यूजिक की पढ़ाई करने बैठती थी। फिर मैं उस रात में प्रैक्टिस करती थी। इनफेक्ट ऑटो पे बैठी हूँ, चल रहा है मेरे दिमाग में, गा रही हूँ, बैठे धीमे धीमे गुनगुना रही हूँ। मतलब सोचिए एक लिमिट थी कि मैं क्या कर सकती थी, क्या ही करना था। पैदल चल रही हूँ, कदम गिनते टाइम जो है, मतलब मैं चलती थी, जिस वे में चल रही हूँ उस वे में मेरी जो अलंकार है वो चल रहे हैं। क्या बात है। ऐसे प्रैक्टिस की है मैंने। तो वो मेरा इंटरव्यू चल रहा था, तो मैंने कहा मैम प्लीज आप एक बार तो करके एडमिशन, ठीक है तुम अगर गा लोगी तो मैं एडमिशन दे दूंगी। मैंने ऐसे ही बोला। अच्छा हाँ, तुम गा लोगी तो मैं दे दूंगी। सर होता है ना कि लोग जब कहते थे ना कि इस फील्ड में कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकती, कुछ ये क्या गाना बजाना सीख रही हो, तो जो कहते हैं कभी कभी लोगों का तिरस्कार जो होता है ना वो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाता है। वही मोटिवेशन, वही मेरा जुनून कि अब तुमको दिखाना है कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने कहा आप तो बस ठीक है, मुझे अब तो बस डॉक्टर लगाना ही है अपने नाम के आगे, और वो भी म्यूजिक से ही लगाना है डॉक्टर। अगर मैं बोल देती थी पापा आज न्यूज़पेपर में मेरी फोटो आनी है, आज न्यूज़पेपर में मेरे बारे में आएगा, तो तुरंत मेरे पापा 5 बजे से उठकर टेरेस पे खड़े हो जाते थे कि न्यूज़पेपर वाला कहीं निकल ना जाए, या क्योंकि हमारे यहाँ वो टाइम्स ऑफ इंडिया आता था। और जो हमारे मतलब जो बेसिकली न्यूज़ में आता था तो अमर उजाला में आता था या हिंदुस्तान में आता था। तो पापा इस वजह से वो खड़े हो जाते थे कि वो जिस भी न्यूज़पेपर में आया हो मैं देख कर ले लूँगा। तो एक टाइम वो था कि कोई सपोर्ट नहीं था, और एक टाइम ये था कि पापा 5 बजे से उठ के टेरेस पे खड़े हो जाते थे कि मेरी बेटी का जो है आज न्यूज़पेपर में जो है इंटरव्यू निकलने वाला है, या मेरी बेटी का प्रोग्राम का फोटो आने वाला है। ये आपके लिए छोटी सी इवेंट। थैंक यू सर। जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड स्वागत है आपका TSS के एक और खास एपिसोड पर। और आज के इस एपिसोड में आपको म्यूजिक के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं वो म्यूजिक से PhD करने जा रही हैं। म्यूजिक में उन्हें बहुत सारी जानकारी है। तो बिना किसी देरी के मैम से बात करते हैं। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर आगे भी मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे शो पर आएँ। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लग रहा है शो पर आकर? सर मुझे आपके शो पर आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इस शो पे इनवाइट किया, जिससे मैं अपने थॉट्स लोगों तक शेयर कर सकूँ। तो थैंक यू सर। ओके, आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी हमारे दर्शकों को दे दें ताकि वो बेहतर तरीके से आपको जान सकें। ओके, मेरा नाम नदीम बानो है और मैं एक म्यूज़िक टीचर हूँ, और मैं म्यूज़िक से PhD करने जा रही हूँ। और मैंने म्यूज़िक से ग्रेजुएशन किया है, मैंने म्यूज़िक से PG किया है, एंड आफ्टर दैट मैंने म्यूज़िक से नेट एंड GRF किया है। ओके, आपने म्यूजिक से मतलब इतनी सारी चीज़ें की हैं और वर्तमान समय में आप म्यूजिक से ही PhD भी करने जा रही हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको मतलब इतना इंटरेस्ट कैसे आ गया म्यूजिक में कि आप म्यूजिक में मतलब इतना आगे बढ़ गई कि आपको PhD भी म्यूजिक से ही करनी है?
सर मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि म्यूज़िक में मैं करियर बनाऊंगी, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। बट ये होता है ना कि स्टूडेंट जो जब हम एक ग्रोइंग एज में होते हैं तभी होता है ना कि कोई ना कोई स्टूडेंट किसी ना किसी फील्ड में तो आगे होता ही है। तो मैं भी जो कॉलेज की कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी उसमें बहुत पार्टिसिपेट करती थी। तो फिर हमारे टीचर मतलब जो भी हमारे टीचर्स थे वो मुझसे कहते थे ठीक है तुम्हें बेटा भातखंडे ज्वाइन करना चाहिए, तुम्हें भातखंडे ज्वाइन करना चाहिए। तो फिर उसके बाद मेरे माइंड में एक होता है ना कि जब टीचर कहता है तो स्टूडेंट के दिमाग में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है कि हाँ मेरे टीचर ने कहा है तो ये चीज़ मेरे अंदर है, ये टैलेंट। तो इस वजह से फिर मैंने पेरेंट्स से घर पे बात करी, बट ये हुआ कि नहीं म्यूज़िक नहीं सीखना है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे होता नहीं कि म्यूज़िक में कोई करियर नहीं है, लोग ये सोचते हैं म्यूज़िक में कोई करियर नहीं है तो म्यूज़िक नहीं सीखना चाहिए आगे, इसके अलावा मतलब तुम्हें तो सिविल सर्विस में जाना चाहिए या फिर टीचर बनना। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर मतलब सब या तो पुलिस में है, टीचिंग में लाइन में है, तो तुम्हें उस तरफ जाना चाहिए, ये था। बट मेरे माइंड में था कि नहीं मुझे करना है, तो एडमिशन लिया फिर। और धीरे धीरे करते करते मैं फिर म्यूज़िक में मतलब एक छोटी सी शुरुआत से मैं आज यहाँ तक कि मैं PhD कर रही हूँ म्यूज़िक में, मैं यहाँ तक पहुँची। जैसा कि आपने अभी बताया था कि सभी लोग ज़्यादातर ये चीज़ बोलते हैं कि म्यूजिक में कोई करियर नहीं है, लोगों की थॉट प्रोसेस ऐसे ही काम करती है। और बहुत सारे बच्चे जब म्यूजिक सीखते हैं तो उनके सामने ये समस्या आती है, वो पेरेंट्स को बता ही नहीं पाते इसमें करियर ऑप्शन क्या क्या हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए हर सब्जेक्ट की तरह म्यूज़िक भी एक सब्जेक्ट है, और ये जो पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं इसमें कोई करियर नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ये बस लोगों के अंदर जो अवेयरनेस की कमी है कि इसमें कोई करियर नहीं है। बट हाँ म्यूज़िक से आप म्यूज़िक के टीचर बन सकते हैं। इनफैक्ट रेलवे में भी म्यूज़िक का जो है एक वो कोटा चलता है, वो भी होता है। म्यूज़िक से आप PhD कर सकते हैं, नेट JRF कर सकते हैं, है ना। तो म्यूज़िक, और इनफैक्ट आज कल तो म्यूज़िक का आप ट्रेंड ही देख रहे हैं, यूट्यूब पे देखिए कितने जो रील्स बनती हैं या फिर जो भी, ये सब तो म्यूज़िक के ही तो देन है। और जो अगर आप कह रहे कि नहीं करियर है, तो देखिए करियर तो फिर ऐसे इस तरह से तो कहते किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है ना। हर चीज़ में आपको आगे निकलना पड़ेगा, अपने आप को उसमें लगाना पड़ेगा, तब ये आप एक बेटर आप अपने अकॉर्डिंग तब रिजल्ट पाएंगे जब आप उसके अकॉर्डिंग उस फील्ड के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, तभी तो आप बेटर रिजल्ट पाएंगे। तो बहुत सारे शोज वगैरह भी चलते हैं आजकल, तो इतने सारे शोज रियलिटी शोज हैं। हाँ, रियलिटी शोज वगैरह तो काफी चलते हैं। इनफैक्ट अब देखिए पुराने टाइम की अगर हम बात करें तो लोग ये सोचते थे कि म्यूज़िक में कोई करियर नहीं, लेकिन अब तो पेरेंट्स खुद कहते हैं कि नहीं हमारा जो चाइल्ड है या उसको इस फील्ड में आगे जाना चाहिए, उसको गिटार प्लेइंग करनी चाहिए। क्योंकि बिकॉज ऑफ ये जो रियलिटी शोज़ हैं, ये जो जगह जगह शोज़ होते हैं, और जो म्यूज़िक की इतनी वैकेंसीज आने लगी, ये इन सब के वजह से भी अब तो लोगों को लगता है कि हाँ इस फील्ड में भी जाना चाहिए। इस तरह भी लोगों का रुझान है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो म्यूजिक सीखना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि म्यूजिक सीखने का सही तरीका, सही वे क्या हो। जैसे मैं ही हूँ, मुझे म्यूजिक सीखना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि म्यूजिक की जर्नी हो वो कैसे तय करूँ। तो आप ज़रा बताइए कि जो बिगिनर्स हैं बिल्कुल, वो अपनी म्यूजिक की यात्रा कैसे शुरू करें। देखिए म्यूज़िक जो है वो सबसे, अगर देखा जाए तो सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि कहते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं, है ना। तो म्यूज़िक तो एक ऐसा है कि जिसमें एक परफेक्ट गुरु होना चाहिए, और सही गुरु हो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो जो भी बिगिनर्स हैं हमारे, हम उनको यही कहना चाहेंगे कि म्यूज़िक सीखने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको एक अच्छा गुड लिसनर बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक गुड लिसनर हैं तभी तो आप एक गुड सिंगर बन पाएंगे। क्योंकि म्यूज़िक यहाँ से सुनकर यहाँ पर बैठाई जाती है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप गुड लिसनर बनिए। आप एक सॉन्ग को एक बार नहीं 100 बार सुनिए, आपको तब तक नहीं लगता तो आप 1000 बार सुनिए, जब तक सुनिए जब तक कि आपके कानों को और आपके गले को के अंदर उस गाने का शेप ना बन जाए, उसका आपको पता ना चल जाए कि हाँ ये गाने में ये चीज़ यहाँ पे सही है या गलत। बिगिनर्स के लिए, जो किसी कोचिंग्स या इंस्टीट्यूशन में या किसी कॉलेज में जो नहीं मतलब म्यूजिक एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए है। फिर आप अपनी आवाज़ की क्वालिटी को पहचानिए कि आपकी आवाज़ ये नहीं है कि अच्छा ठीक है वो C# में सिंग कर रहा है तो मैं उसमें करूँगा, ऐसा नहीं है। हम अपने गले का स्केल देखें कि हमारा गला क्या गा रहा है ना। ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत तार सप्तक में जा रहा है तो हम भी तार सप्तक में जाएंगे, नहीं। हमें अपनी आवाज़ की क्वालिटी को पहचानना चाहिए। फिर देखना चाहिए कि हाँ कि
हमारी आवाज़ कैसी है, ये फोक सॉन्ग कर सकती है या शास्त्रीय संगीत के लिए है हमारी वॉइस, है ना, या हम भजन अच्छा कर सकते हैं। तो अपनी आवाज़ की क्वालिटी को पहचानें। और सबसे बड़ी चीज़, म्यूज़िक में रियाज बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस के तो म्यूज़िक हो भी नहीं सकती, क्योंकि म्यूज़िक में ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एक दिन प्रैक्टिस नहीं करते तो आप 30 दिन पीछे चले जाते हैं। मतलब अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर आपने एक दिन प्रैक्टिस नहीं की तो ऐसा माना जाता है कि 30 डेज की जो प्रैक्टिस है वो सारी बेकार हो गई आपकी। अच्छा। तो प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। और सबसे बात कि आपके अंदर एक प्रदर्शन का होने देते, आपको गाना सुनना तो आना चाहिए, साथ में सुनाना भी आना चाहिए, क्योंकि ये परफॉर्मिंग आर्ट है और बिना परफॉर्म करे तो आप इसमें आगे बढ़ नहीं सकते। तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आपको ऑडियंस को फेस करना आना चाहिए, मतलब सुनने और सुनाने दोनों का ही कौशल होना चाहिए। ओके। अच्छा, आपने बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया भी होगा, आप जैसे कि आप टीचर हैं तो आपने म्यूजिक के कई सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा, तो आपको क्या लगता है जो भी बच्चे सीखने आते हैं वो क्या क्या मोस्टली गलतियां करते हैं? सबसे पहले जो एक सबसे बड़ी गलती करते हैं वो कि सुनते नहीं है। तो बेटा मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप लोग पहले सुनिए, क्योंकि आप गुड लिसनर बनिए। जैसे ही आप टीचर ने सिंगिंग करना शुरू की, साथ में जो स्टूडेंट होते हैं वो सिंग करने लगते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि टीचर क्या कर रहा है, क्या गा रहा है, कहाँ सिखा रहा है, कुछ नहीं, साथ में शुरू गए। तो पहले आप गुड लिसनर बनिए, है ना, प्रैक्टिस करिए। आप टीचर जो आपका टीचर बता रहा है आप उसको अच्छे से समझिए। जब आप उन चीज़ों को समझेंगे तभी आप सिंग कर पाएंगे, अदरवाइज आप सिंग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी मिस्टेक तो वही करते हैं, वो लिसनिंग नहीं करते बिल्कुल भी। और जल्दबाजी करते, तो जो म्यूजिक है उसमें जल्दबाजी नहीं हो सकती। आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। म्यूजिक का कोई शॉर्टकट नहीं है, इस फील्ड में तो कोई शॉर्टकट नहीं है। इसमें आपको पूरी प्रैक्टिस, आपको पूरे मन से, कहते नहीं म्यूजिक एक साधना है, तो आपको साधना है म्यूजिक को, है ना, म्यूजिक का कोई शॉर्टकट नहीं है, साधना है और धीरे धीरे चलना है। बिल्कुल धीरे धीरे चलना है। जी बिल्कुल। अच्छा, संगीत सीखते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखिए, हर एक का अपना एक रहता है। जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कि आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। आप अपने सांस पे ध्यान दीजिए कि हाँ, ये तो नहीं आप सिंगिंग कर रहे हैं, लोग क्या करते हैं ये नहीं पता होता कि सांस कहाँ से कहाँ तक लेनी है, कितने आपको कहाँ पॉज लेना है, कहाँ पॉज नहीं लेना है। कभी कभी होता है सिंगिंग कर रहे जहाँ पॉज लेना है वहाँ नहीं लिया, वहाँ पे, क्योंकि पॉज का मतलब ये नहीं हो कि हाँ बहुत देर रुक गए। रुक के मतलब अगर आपने सांस ले ली तो वो सांस आपकी वॉइस में, वो आपके सांस आपके माइक में सब जगह सुनाई पड़ जाती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्लस आपको एक कहते नहीं कि स्वरों का बहुत प्रैक्टिस करनी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि स्वरों की प्रैक्टिस करना। बिना स्वर के आप सारेगामा पाधानीसा की प्रैक्टिस कीजिए, आप अलंकार की प्रैक्टिस कीजिए, सरगम की प्रैक्टिस कीजिए, और ताकि जिससे आपका गला खुले, आपकी वॉइस में बेस बने। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपने अभी 7 स्वरों की बात करी, तो ये स्वर लगभग हर एक कोई जानता है, सारेगामा पाधानीसा, ये 7 स्वर सभी जानते हैं। लेकिन जैसे कि आपने अभी प्रैक्टिस की भी बात करी है, तो लोग ये जानते ही नहीं कि इनकी प्रैक्टिस करें कैसे। तो आप ये बताइए कि सही वे क्या होना चाहिए कि एक अच्छे तरीके से देखिए सबकी प्रैक्टिस हो सके। इन जो स्वरों की प्रैक्टिस है बेसिकली ये नहीं कि आप एक बार में पूरी सरगम कर जाएं, सारे गामा पाधानीसा पूरे सरगम एक बार में कर जाए, ऐसा नहीं। आप पहले सा लगाना सीखिए। आप देखिए, आप तानपुरे के साथ और आप अपनी वॉइस को मैच करिए कि आपकी वॉइस और तानपुरे का जो सा है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर आपने एक वर्ड सा लगाया, फिर सा के बाद सा जब आपका लगता है कि परफेक्ट है तो सा के बाद आप रे पे पहुंचिए। तो आप सा से रे, सा रे, आप फिर वापस आ गए। अब आपने 2 ही प्रैक्टिस करेंगे, सा और रे की प्रैक्टिस। उसके बाद फिर सारे जब आपको लगता है कि सही आ रहा है तो सा रे गा। तो एक एक स्वर की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने आप ही आपके गले में शेप बनता जाएगा और आप सही वे में, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि सही कहाँ पे सही गाना है, उसको कितनी फ्रीक्वेंसी पर गाना है। तो आपको मतलब एक धीरे धीरे फिर आप जब सरगम की प्रैक्टिस हो जाए तो उन सरगम को आरोह अवरोह करते रहिए, यानी कि सारे गामा पाधानीसा, सा नी धा पा मा गा रे सा।
फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको अलंकार पे आना चाहिए, यानी कि पहला अलंकार, दूसरा यानी कि सा सा रे गा गा मा, इस तरह से सा रे गा 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 मा, फिर सा रे गा मा पा दा, इस तरह से सारे अलंकार धीरे धीरे करके अलंकार और पलटे इनको अल्टा पलटा करिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी वॉइस खुलेगी, आपकी वॉइस में बेस बनेगा। जैसे कि आपने भी अलंकार की भी बात करी, तो म्यूजिक में अलंकार का कितना महत्वपूर्ण रोल है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आपके माध्यम से बच्चों को बताना चाहूँगा कि क्या क्या मतलब अलंकार में चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। कहते हैं कि स्वर के क्रम से आरोह अवरोह को अलंकार कहते हैं। मतलब सारे गामा पाधा नी सा फिर सानी धापा मा गा रे सा पहला अलंकार है। तो इसी तरह सा सा रे गा गा मामा, तो ये भी एक ही अलंकार है। ये स्वरों को अलग तरीके से खेलना, उनको अलग अलग तरीके से गाना, लेकिन स्वरों का जो शेप है वो ना बिगड़े, तो उसे बेसिकली वो आपका अलंकार है। क्या स्वरों का नियमित रूप से स्वरों का जो है स्वरों का आरोह अवरोह करना अलंकार कहलाता है। और बिना अलंकार के गायन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अलंकार ही बेस है। संगीत जो है वो बिना अलंकार के नहीं, क्योंकि जैसे आप ABCD या छोटा बड़ा के बिना जो है वो आप राइटिंग नहीं सीख सकते, उसी तरीके से अलंकारों के बिना जो आप सिंगिंग नहीं सीख सकते। जैसे कि अभी कुछ समय पहले 7 स्वरों की बात हुई थी, तो ये स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई है? सर, स्वरों की उत्पत्ति तो हुई है ध्वनि से, और ध्वनि से नाद, नाद से श्रुति, और फिर श्रुति से स्वर। तो ऐसे कहा गया कि यानी कि जो नाद है, नाद कहते हैं संगीतोपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं, है ना। तो ऐसी ध्वनि जो कानों को सुनने में अच्छी लगे, है ना, और संगीत में जो है यूज़ करने के लिए लायक हो, मतलब संगीत में उसका प्रयोग किया जा सकता है, तो वो ध्वनि नाद कहलाती है। और इन्हीं नादों से हुई है 22 श्रुतियों की उत्पत्ति। यानी कि ऐसे नहीं कि सभी नाद जो है वो श्रुति हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी नाद तो कोई भी हो सकती है। हम आप बात कर रहे हैं, ये भी नाद है। अगर आप फैन की आवाज़ करें तो वो भी नाद है। बाहर अगर फ्रूट सेलर है तो मतलब कोई भी आवाज़ वो नाद है, वो भी नाद है तो वो भी नाद है। तो मतलब कोई भी आवाज़, लेकिन संगीत में सिर्फ उन्हीं नादों को लिया गया है जो संगीत में प्रयोग होने के लायक हो। तो यानी कि उन बहुत असंख्य नादों में से 22 नादों को सिलेक्ट किया गया। फिर उनमें से वो 22 श्रुतियाँ बनाई गई, और उन 22 श्रुतियों में से 7 स्वर बनाए। उन श्रुतियों के ऊपर अलग अलग मतलब फ्रीक्वेंसी पर नादों को बिठाया गया, मतलब वो स्वरों को बिठाया गया, तो वो 7 स्वर बने, यानी 22 श्रुति से 7 स्वर बने। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो ये 7 स्वर है ना, तो इनमें क्या हुआ कि भाई 7 स्वर एक शुद्ध स्वर बनेंगे 7, तो इस शुद्ध स्वर में गायन करना बहुत मुश्किल था। तो क्या हुआ कि इनको जो है इस डिफिकल्टीज को दूर करने के, ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ फ्लैट गाएंगे या तो सिर्फ हम हाई नोट से सिंग करेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, या सिर्फ लो नोट से सिंग करेंगे, ऐसा नहीं था। तो कभी सिंगिंग कर रहे हैं तो कभी आप फ्लैट नोट पे गा रहे हैं, कभी हाई नोट पे गा रहे हैं, कभी लो नोट पे गा रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि इस भाई सिंगिंग करने में तो ये डिफिकल्टीज आ गई, तो 7 जो स्वर बने वो शुद्ध स्वर बने। तो फिर क्या हुआ कि इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए 5 विकृत स्वर बनाए गए, 5 स्वर और बनाए गए। तो टोटल जो स्वर बने हैं वो 12 स्वर है, शुद्ध और विकृत स्वर मिलाकर 12 स्वर बने हैं। ओके, विकृत स्वर कौन कौन से होते हैं? विकृत स्वर 5 है। तो आपके जिसमें से माँ तीव्र है, यानी कि जो विकृत स्वर, पहले मैं आपको ये बताती थी कि विकृत स्वर एग्जैक्टली क्या होते हैं। तो जो स्वर अपनी जगह से ऊपर चढ़ जाए वो तीव्र है, जो स्वर अपनी जगह से नीचे उतार है वो कोमल है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इनको विकृत स्वर कहा गया, तीव्र और कोमल स्वर को मिलाकर। तो जिसमें से माँ जो है वो सिर्फ अपनी जगह से ऊपर जाता है, मतलब ऊपर चढ़ता है, तो माँ तीव्र है। बाकी रे गा धा और नी, ये जो 4 स्वर हैं ये अपनी जगह से नीचे की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर है इस जगह पर, तो ये नीचे की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये रे गा धा और नी है। तो इन कॉम्बिनेशन को विकृत स्वर कहते हैं। जो स्वर मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो जो स्वर अपनी जगह से ऊपर नीचे हो वो विकृत स्वर कहलाते हैं।
और जो स्टेबल रहे वो शुद्ध स्वर है। शुद्ध स्वर है, जैसे सारे गामा है। जी जी। ओके। तो ये स्वर, और जो अचल स्वर जिनको कहते हैं, आप जिनको कह रहे हैं स्टेबल, तो वो है आपके सा और पा, ये आपके अचल स्वर है। पुराने टाइम में ऐसा माना कि जो षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, मतलब ये तो जो ये जो धैवत, निषाद, ये जो स्वर हैं, इनका जो पूरा नाम है, ये तो हम लोग जो कहते हैं कि नॉर्मल लैंग्वेज, मतलब एक बोलने की सुविधा के हिसाब से सा रे गा मा पा धा नि सा कहते हैं, बट इनका जो पूरा नाम है वो है षडज, ऋषभ, फिर गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद है। तो इनकी उत्पत्ति कहते हैं कि कुछ पशु और पक्षियों की आवाज से हुई है। तो जो सा की उत्पत्ति माना गया है कि मोर की आवाज से हुई है, रे की उत्पत्ति बैल की आवाज से हुई है, गा की उत्पत्ति बकरी की आवाज से हुई है, माँ की उत्पत्ति क्रोच की आवाज से हुई है, और पा की उत्पत्ति कोयल की आवाज से, रे की उत्पत्ति घोड़े की आवाज से, और नी की उत्पत्ति हाथी की आवाज से मानी गई है। ऐसा पुराने के टाइम के लोग मानते हैं, ऐसा बुक्स में पढ़ने को मिलता है कि हाँ, ये इन जो उत्पत्ति हुई है ये स्वरों की, ये इन जानवरों की आवाज की से जो है उत्पत्ति मानी गई है। आपको क्या लगता है, ये करेक्ट है कि मतलब यहीं से उत्पत्ति हुई होगी? सर अब ये तो बहुत प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन हाँ, आवाज से नहीं, मतलब जैसे आप कहते हैं कि मोर की आवाज है ना, तो बहुत शार्प मानी जाती है, नहीं कि एकदम जब वो बोलता है तो बहुत टिंच करती है वॉइस, तो शायद इस जो फैक्टर्स रहे होंगे। और नी है अपना जो हाथी माना गया, तो हाथी बहुत लहरा लहरा कर मतलब अपनी मस्तानी चाल में चलता है, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे होंगे जिनकी वजह से जो है ऐसा माना गया होगा कि जो स्वरों की उत्पत्ति इन जानवरों की आवाज से हुई है। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे अब मूव ऑन करते हैं, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि म्यूजिक और मेडिटेशन का क्या रिलेशन है? सर जैसे कि बता रहे हैं कि म्यूजिक और मतलब देखिए, ध्यान के लिए किसी मतलब अगर देखा जाए तो किसी म्यूजिक की कोई नीड नहीं है, बट ये होता है ना कि जब हम ध्यान की एक किसी म्यूजिक की कोई नीड नहीं तब होगी जब हम एकदम पराकाष्ठा पे पहुंचे कि हाँ, हमने अगर हम बैठे तो हम तुरंत ही ध्यान कर लें। लेकिन म्यूजिक की नीड कब पड़ती है कि जब हमें हमारे माइंड को, जब हम दिन भर का तो स्ट्रेस लेकर रहें, तो हमारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए जब हम ध्यान करते हैं तो एक ऐसी म्यूजिक प्ले की जाती है, ये नहीं कि बहुत शोर शराबे वाली, ऐसा कुछ नहीं, एक ऐसी म्यूजिक जो हमारे माइंड को एक जगह पर फोकस करे, शांति है ना, जो माइंड को एकदम रिलैक्स जो है फील कराए। जैसे कुछ लोग ओम की ध्वनि बजाते हैं, या कुछ बहुत लाइट सी ऐसी स्लोली बीट्स बजाते हैं जिससे पूरी बॉडी को रिलैक्स होता है। तो म्यूजिक बॉडी को रिलैक्स फील कराती है, जो हमें मेडिटेशन की स्टेज पर ले जाती है। अगर ऐसा कहना कि हम म्यूजिक के लिए ध्यान, मतलब तो ध्यान के लिए जरूरी नहीं है कि म्यूजिक होना चाहिए, लेकिन हाँ, रिलैक्सेशन के लिए जरूरी है कि म्यूजिक होना चाहिए, तभी हम ध्यान की तरफ जो है वो केंद्रित हो पाते हैं। अच्छा, पहले के समय में क्या, मैं अभी के परिप्रेक्ष्य में भी पूछना चाहूँगा, क्या म्यूजिक थेरेपी मतलब अभी भी वैलिड है क्या? यस सर, म्यूजिक थेरेपी होती है। जैसे कि अभी मैं इसके बारे में कुछ राग बताना चाहूँगी कि जैसे पुरिया धनाश्री राग है, तो जिसको नींद नहीं आती है तो कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि जो पुरिया धनाश्री राग है उसको गाने से या उसको सुनने से जो अनिद्रा की बीमारी होती है वो दूर हो जाती है। जैसे कि आपका मालकोश राग है, तो मालकोश राग है, उससे क्या होता है कि जब आपका माइंड स्ट्रेस में हो तो उस राग को सुनने से या गाने से जो है क्या होता है कि जो तनाव है वो दूर होता है। और पुराने टाइम के लोग, या अभी जो एक रिसर्च हुई थी तो उसमें ये बताया गया कि जो 7 स्वर है, मतलब जो संपूर्ण जाति वाले जो राग हैं, उनको गाने से जो आयु है उसमें वृद्धि होती है। तो नहीं सर, मुझे लगता नहीं हो पाएगा। अगर ये होने लगे तो सबकी आयु बहुत बढ़ जाएगी। सर ये रिसर्च में बताया गया कि 5, 6 और 7 जो स्वरों वाले जो राग हैं, तो उनको गाने से जो वाइब्रेशन होती है बॉडी की वो खत्म हो जाती है। जैसे नहीं तो क्योंकि कांप रहे हैं वो चीजें वो कम होती है, ऐसा रिसर्च में पाया गया है, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं। तो ये है कि म्यूजिक थेरेपी के अंदर ये बताया गया, तो ऐसा पॉसिबल है, मतलब ऐसा मैंने भी सुना ही है, अभी मैं बता रही हूँ आपको। तो और बाकी कुछ ऐसे आप ये तो आप मानते हैं कि म्यूजिक से जो है वो तनाव तो दूर होता है, ये तो वो तो आप मानते हैं। आपका मूड चाहे जैसा हो,
आप सैड हैं तो भी आप सॉन्ग सुनेंगे, आप हैप्पी हैं तो भी आप सॉन्ग सुनेंगे। होता है या नहीं होता, ये चीज के हिसाब से सॉन्ग अवेलेबल भी हैं, जैसा मन हो वैसा सुनिए आप सॉन्ग। हाँ, तो इस तरह से, इसलिए तो ये तो कहेंगे कि जो म्यूजिक है वो आपके मूड को लाइटर करती है, आपको चेयर अप करती है। तो इस तरह अभी आप सैड हो, आपको लगता है कि अरे ठीक है ये चीज नहीं हो पाई, तो आप मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए, देखिए आपको लगता है मोटिवेशन आ जाएगा। आप उस कैरेक्टर में खुद को अपने आप को इमेजिन करने लगते हैं ना। तो ये तो है कि म्यूजिक मूड को लाइटर करती है। ये तो मुझे भी लगता है। तो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। म्यूजिक की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। ऐसा कहा जाता है कि जो सामवेद है वो सबसे मतलब महत्वपूर्ण वेद है म्यूजिक के लिए। और अगर वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो म्यूजिक काफ़ी तेज़ी से चेंज भी हो रहा है। जैसे शास्त्रीय संगीत ले लो, लोक संगीत ले लो, फिल्म संगीत है, पॉप म्यूजिक है, रॉक म्यूजिक है। तो ये बहुत लंबी यात्रा चली आ रही है अभी तक। तो आप हिस्ट्री को थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि म्यूजिक के बारे में। तो ये तो आपका कहते हैं, आपने भी कहा जैसे आपने सामवेद की बात करी है, तो म्यूजिक देखिए सामवेद को तो म्यूजिक का वेद कहा ही गया है, म्यूजिक का ग्रंथ कहा गया। लेकिन पुराने टाइम में जब यजुर्वेद था, जब है ना ऋग्वेद था, तो इसके टाइम पे भी, उस टाइम पे मंत्र और ऋचाएं वो भी तो उच्चारण की जाती थी ना। तो वो भी एक शास्त्रीय रिदमिक की जाती थी, रिदम के रूप में की जाती, मतलब एक उसमें लिरिकल होता था, है ना। तो ये माना गया कि जो ऋचाएं थी और मंत्र थे वो भी जो है वो संगीत की तरह ही तो गाए जाते थे, बिना एक, जैसे आप भी अभी मंत्र उच्चारण करते तो एक उसमें एक रिदम, एक लय होती है, उसको गाने का तरीका होता है। तो ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी जो ऋचाएं हैं वो मंत्र और जो है वो मंत्र हैं वो गाए जाते थे। लेकिन हाँ, सामवेद है, सामवेद एक ऐसा है जिसमें म्यूजिक के बारे में ज़्यादा मिला है। तो लेकिन सामवेद की जो अपनी खुद की जो ऋचाएं हैं वो बहुत कम है। वो ऋचाएं पता है किससे ली गई है? वो आपके ऋग्वेद और यजुर्वेद से ली गई है, और वो ऋचाएं तब मिला के सारी सामवेद में गाई जाती हैं। इसीलिए जब जो सामवेद में जो ऋचाएं गाई जाती है उनको सामगान कहते हैं। और सामवेद को इसीलिए म्यूजिक का ग्रंथ कहा जाता है क्योंकि उसमें म्यूजिक के बारे में ज्यादा मिलता है, मतलब म्यूजिक के बारे में ज्यादा बताया गया है। हाँ, स्पेशली म्यूजिक के ही लिए ये जो है वेद है, इसलिए कहा गया है। बाकी यजुर्वेद और ऋग्वेद में भी म्यूजिक की जो ऋचाएं हैं वो मिलती हैं, संगीत की जो है। सामवेद के अलावा भी जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वैदिक काल में जब हम आते हैं, मतलब रामायण काल, उत्तर वैदिक काल, तो उस टाइम पे क्या हुआ, रामायण में भी है भेड़ी है, दुदुम्बी है, घटम है, मृदंग है, ये सब क्या है, ये सब इन सब संगीत वाद्यों का वर्णन मिलता है। कृष्ण की बांसुरी हो गई। तो बांसुरी का सर आपने जब जिक्र किया है तो मैं बता देती हूँ कि जो बांसुरी है वो महाभारत काल में, जैसे कृष्ण जी की जो वंशी का तो जो जादू है उसके प्रभाव से तो आज तक कोई नहीं बचा, सब ही जानते हैं। तो ये महाभारत काल में जो है कृष्ण जी की वंशी के बारे में जो है मिलता है वर्णन। और उसके बाद हमारा जो नाट्य शास्त्र, म्यूजिक का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, जो सबसे पहला ग्रंथ है म्यूजिक का कहा गया, वो 400 ईस्वी में जो पुराना उसका इतिहास है। तो इसमें म्यूजिक की जाति, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम, 18 जातियों, इनके बारे में बताया है जो आपके भरत मुनि ने। उसके बाद मतंग मुनि ने जो अपने जो उनका बृहदेशी ग्रंथ है उसमें उन्होंने बताया कि जो सबसे पहले म्यूजिक का जो राग, जो संगीत में जो राग जो प्रस्तुत करते हैं हम लोग, तो वो राग शब्द का सबसे पहला जो वर्ड जो है, वो सबसे पहले जो राग शब्द की उत्पत्ति हुई है वो आपकी बृहदेशी से हुई है। इसी तरीके से फिर जब हम आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अभी जो संगीत रत्नाकर ग्रंथ है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ में गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं को मिलाकर संगीत रत्नाकर में उसे संगीत कहा गया है। यानी कि गीत के आगे सम शब्द जोड़कर संगीत बना है। ओके। और उसके बाद अभी आप मॉडर्न एज में आ जाइए। हाँ। तो शास्त्रीय संगीत जो हमारा हिंदुस्तानी संगीत है, मतलब जो हमारा भारतीय संगीत है, वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक उत्तर भारतीय संगीत और दूसरा दक्षिण भारतीय संगीत। तो उत्तर भारतीय संगीत को भी अभी 2 भागों में ही मतलब डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला है आपका शास्त्रीय संगीत और दूसरा है उपशास्त्रीय संगीत। तो शास्त्रीय संगीत में आपका हो गया राग,
ध्रुपद, धमार, ख्याल, ये सब जो है शास्त्रीय संगीत में आ गया। और उप शास्त्रीय संगीत में आता है आपका भजन, गजल, ठुमरी, चैती, कजरी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके उप शास्त्रीय संगीत में जो है वो यूज़ की जाती हैं। फोक जो है जितने भी हैं वो उप शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत। जैसे आपने अभी वो जैसे मांड सुना होगा, राजस्थान का जो है, तो राजस्थान में मांड जो गाया जाता है वो भी आपका फोक सॉन्ग है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर कजरी फेमस है, उत्तर प्रदेश की, तो कजरी है ना। तो इसका एक मैं एग्जाम्पल छोटा सा देना चाहूँगा। बिल्कुल। तो जैसे वो वाला अभी एक फोक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो बेसिकली लोग नॉर्मली वो करते हैं, मैं थोड़ा सा अलग टाइप का लैंग्वेज का एक से 2 लाइन करना चाहूंगी। मेरे कामों ना लाई लगे, बक्कल मचाई लगे, तुझ बली बाना मेरी बली बाना, तुझ बली बाना मेरी बली बाना। मेरे कामों ना लाई लगे, बक्कल मचाई लगे, तुझ बली बाना मेरी बली बाना, तुझ बली बाना मेरी बली बाना, मेरे कामों ना। ये ट्राइब्स में बेसिकली ये ट्राइब्स में गाया जाता है। ये भी वहाँ का फोक सॉन्ग है। तो मैंने एक फोक का एग्जांपल दिया आपको। अच्छा है, लैंग्वेज समझ में नहीं लेकिन अच्छा जी, काफ़ी अच्छा आपने गाया, रिदम में काफ़ी अच्छा लगा जी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं अगर कंपैरिजन करना चाहूँगा कि अगर 90s के सॉन्ग को देखा जाए और अभी के सॉन्ग को देखा जाए, दोनों को अगर कंपैरिजन करते हैं तो 90s के सॉन्ग अभी भी इफेक्टफुल हैं, अभी भी लोग सुनते हैं। और जो अभी सॉन्ग आए हैं उनको मतलब मुश्किल से 10-15 या फिर 1 महीने सुनते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं, फिर से हम लोग बैक चले जाते हैं उन्हीं मतलब पुराने वाले सॉन्ग पे। तो आपको क्या लगता है कि अभी मतलब इतना ज़्यादा चेंजेस कैसे हो गया है? सर, जो 90s के सॉन्ग थे बेसिकली जो वो एक कहते हैं कि आनंदपूर्ण, कानों को सुनने में बहुत अच्छे लगता था कि उस कैरेक्टर को हमने जी लिया। जो हम सॉन्ग सुनते थे, जो गायक होता था वो बिल्कुल अपनी आत्मा से गाता था, है ना। तो लोगों को सुनने में वो चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। हाँ, चाहे वो किसी भी एज कैटेगरी में आ रहा हो, है ना, लेकिन उस बंदे को लगता था हाँ ये जो सॉन्ग है सच में इसमें कुछ मेरे बारे में कुछ रियलिटी से टच अप है ना। उस पल को इंसान जी लेता था। तो और लेकिन अब के सॉन्ग में क्या है कि ये मैं नहीं कहूँगी कि अब के सॉन्ग बहुत खराब है, हाँ, लेकिन अब के सॉन्ग उतना टाइम तक नहीं चलते, लोग सुनते हैं लेकिन कम समय के लिए। हाँ, लेकिन 90s के सॉन्ग चाहे कोई भी एज ग्रुप हो उस सबको पसंद आते थे। और इनफैक्ट आज भी 90s के सॉन्ग बहुत सुने जाते हैं, बिल्कुल सुने जाते हैं। कुछ समय तक ये नए सॉन्ग सुनते हैं फिर बैक चले जाते हैं उन्हीं पे हम लोग। बिल्कुल। ये क्या होता है, ये बस जैसे कहते हैं कि एकदम जैसे एक चाइनीज फूड कि और अब जो 90s के सॉन्ग है वो तो हमारे घरेलू घर के जैसे है, घर के खाने के जैसे, और ये चाइनीज फूड का टेस्ट चेंज करना है ना। तो अकॉर्डिंग टू द मूड जो है वो टेस्ट चेंज करने के लिए हम आज के सॉन्ग सुनते हैं। लेकिन अगर हमें रियली कुछ म्यूजिक सुननी है या कुछ हमको ऐसा लगता है कि हाँ मैं कभी किसी सिचुएशन में हो तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं सैड फील कर रहा हूँ या चेयर अप हैप्पी फील कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है वो वाले सॉन्ग सुनना चाहिए, ये वाला सॉन्ग बहुत अच्छा सॉन्ग है। इनफैक्ट जब आप बचपन में आपने भी खेली होगी जो अंताक्षरी खेलते हैं। बिल्कुल खेली, मैं तो अभी भी खेल लेता हूँ। हाँ सर, तो उसमें भी देखिए कि जब सॉन्ग सिंगिंग करते हैं तो इनफैक्ट सॉन्ग तो भले नए कितने आते हो लेकिन आते वही पुराने 90s वाले सॉन्ग सबसे पहले शुरू किए जाते हैं। तो वो एक जब कहते हैं कि उस टाइम पे जो सिंगर्स होते थे वो बिल्कुल सिंगिंग अपनी आत्मा से करते थे, तो जो लिसनर्स के जो एकदम कहते हैं एकदम हृदय को टच कर जाए वो बात होती थी। तो जो आज की सिंगिंग में वो चीज़ नहीं है, इस वजह से जो है 90s के सॉन्ग ज़्यादा चलते हैं और आपके सॉन्ग थोड़ा सा टाइमली चलते हैं, आफ्टर दैट खत्म। आपको ये लगता है कि अभी लोग आत्मा से नहीं गाते हैं, सिर्फ मतलब जुबान में जो आया? हाँ सर बताइए, अब तो ये हो गया ना कि अपने को दूसरे से बेहतर शो करना, ये ज्यादा चल गया है। कंपटीशन तो पहले भी रहा होगा। कंपटीशन इनफैक्ट पहले ज्यादा था, अब तो इतनी एडिटिंग चल गई है, अब तो इतना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। पहले क्या होता था सर कि जैसे अभी हम लोग हैं, हम लोगों ने क्या किया, सॉन्ग को लर्न करना है हमें, तो हम क्या करते हैं भाई ठीक है फोन में कान में ईयरफोन लगाया, सॉन्ग प्ले किया, एक गाने को 10 बार सुन लिया हमने, ठीक है उसको लर्न हो गया। लेकिन पहले क्या होता था कि जब रिकॉर्डिंग चलती तो एक ही बार में आपको गाना सुनना है,
भाई इतनी, क्योंकि इतनी ज़्यादा तो फैसिलिटी थी नहीं। एक बार में सुन के आपको अपने कानों में, अपने दिल में, अपने दिमाग में उसको बैठाना और तब आपको परफॉर्म करना है। तो ये डिफ़िकल्टीज़ थी पहले। मुझे लगता है पहले ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ थी। पहले इतने ना टीचर थे अवेलेबल कि भाई जो हैं वो जो सिखा रहे हैं, जो गुरु हैं उन्हीं के पास जाओ, वही सिखाएंगे। अगर उनके पास सीट नहीं है, वो आपको नहीं सिखा रहे, तो आप कहाँ सीखोगे। अब तो कितनी सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं। अब देखिए ऑनलाइन टीचिंग कितनी चल गई है। तो मेरे ख्याल से पहले के टाइम में ज़्यादा डिफ़िकल्ट था सीखना, अब अकॉर्डिंग टू दिस टाइम। तो जैसे कि अभी 90s और अभी के सॉन्ग की बात हो ही रही थी, तो मैं आपसे अभी ये भी पूछना चाहूँगा कि 90s के समय का आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है और अभी का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है आपका? 90s के टाइम का एक वो तो मुझे बहुत, वो सॉन्ग बहुत पसंद था, नीले नीले अंबर पर। क्या बात है, गा के सुनाइए 2 लाइन। ये तो मुझे लर्न नहीं है, पर फिर भी मुझे बहुत पसंद था उस टाइम पे, फिर भी मैं करती हूँ। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, हमको तरसाए प्यार बरसाए। क्या बात है। और अभी का एक वो आजकल बहुत ट्रेंड में है, वो तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। हाँ, ये तो ट्रेंड कर रहा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये भी सॉन्ग भी मुझे, इनफैक्ट मैं देखती हूँ ना, बच्चों को सिखाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सॉन्ग हो जो स्टूडेंट भी एंजॉय करे और मैं भी एंजॉय करूँ। तो मुझे वो एक पसूरी सॉन्ग है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वाला सॉन्ग आपने किसी को सिखाया है क्या, तेरी बातों में उलझा? हाँ, बच्चों को डांस सिखाया है। डांस सिखाया है? ये सर सॉन्ग भी सिखाया और डांस में तो सिंगिंग करना भी सिखाया है कीबोर्ड पर, और उसके बाद इस पर डांस भी सिखाया, अभी समर कैंप में सिखाया। तो थोड़ा सा गा के सुना तो तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, मुझे भी काफी अच्छा लगा था जब आया था। तो 2 लाइनें हो जाएं इसी बात पे। मुझे अभी लर्न नहीं आया है, जितना है उतना ही सुना दीजिए। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल दे दिया। क्या मुझे आता नहीं इसके आगे। एक धुन भी है, टिन टिन ये तो बहुत ही चला है ट्रेंड में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये तो काफी मुझे भी अच्छा लगा था। जब भी कोई म्यूजिक सीखता है तो उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है, हर किसी को करना पड़ता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके सामने कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई थी? सर अगर ये तो आपने बहुत ही मतलब क्लोज, मेरे मतलब एक कहते हैं ना कि जो पेनफुल क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा, वो पूछ लिया। तो इस क्वेश्चन के बारे में क्या ही कहूँ, मतलब मेरे पास कुछ वर्ड ही नहीं आते। लेकिन हाँ, ये था कि जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैं मतलब मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करती हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ कि मतलब क्या मुस्लिम, क्या मतलब अदर वो कास्ट, उसमें ऐसा नहीं कि लोग, ये तो लोगों की सोच पे डिपेंड करता है ना कि क्या सोचे लोग। ये सोचते हैं कि अगर म्यूजिक सीख रहे हैं तो सही नहीं है, अच्छा नहीं है ना। तो जैसे सबके दादी बाबा सोचते हैं, वैसे भी मेरे भी सोच रहे थे, पेरेंट्स भी इनफैक्ट यही सोच रहे थे कि नहीं, म्यूजिक को नहीं सीखना, ये भी कोई सीखने की चीज़ है। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तो इस तरह से मेरे भी यहाँ भी यही क्वेश्चन आया कि नहीं, ये भी कोई सीखने की चीज़ है। तो मेरे पेरेंट्स से कहा कि पापा मुझे भातखंडे में एडमिशन चाहिए। तो बोले कि नहीं, भातखंडे में एडमिशन नहीं करना है। तो फिर ये हुआ, बहुत फोर्स किया मैंने कि नहीं, मुझे एडमिशन चाहिए, मुझे एडमिशन लेना है, मुझे सीखना है। तो बोले नहीं सीखना है। तो जब मैंने बहुत ज़िद कर ली, तो उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी, तो फिर ये हुआ कि जब जिद कर ली एकदम से, तो पापा ने कहा कि ठीक है जाओ, तुम एडमिशन तो ले लो, मैं पैसे ही नहीं दूंगा। उनको लगा ना कि पैसे नहीं देंगे तो एडमिशन ना एडमिशन होगा ना हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है पापा, आप परमिशन दे दीजिए, पैसे मत दीजिएगा। क्या बात। बस मैंने उसे एक ही बात बोली कि परमिशन दीजिएगा, पैसे मत दीजिएगा। तो पापा ने सोचा कि भाई 10th की बच्ची परमिशन दे देंगे तो भी कुछ करके आ पाएगी, है ना। तो फिर पापा ने कहा ठीक है जाओ करा लो एडमिशन। पापा को लगा उस टाइम पे भाई, तब उस टाइम 5,000 रुपीज़ जो है वो फर्स्ट क्लास की भातखंडे की फीस थी। तो अब ये हुआ, अब मेरे पास भाई 5 रुपए नहीं तो 5,000 तो बहुत बड़ी बात हो गई। करेक्ट। तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ओके। 10th से ही ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो मैं ट्यूशन पढ़ाती रही, पैसे इकट्ठा करती रही।
तो एट लास्ट पैसे इकट्ठा हो गए। कितने समय में आपने इकट्ठे कर लिए थे? तो मतलब मुझे ये 5,000 रुपीज सबमिट करने में आई थिंक मतलब ये जान लीजिए कि 1 ईयर का टाइम मुझे लग गया, है ना। तो आपने नेक्स्ट ईयर फिर एडमिशन? हाँ, नेक्स्ट ईयर मैंने फिर एडमिशन लिया। मतलब जैसे ये जान लीजिए मैंने अगस्त से पैसे जमा करना स्टार्ट किए थे और मैंने जून में जाके एडमिशन लिया। क्या बात है, इतना हाई मोटिवेशन आपके अंदर आया कहाँ से? आपको करना ही करना है। नहीं, बहुत सारी स्त्रियां होती, स्त्रियां क्या पुरुष भी होते हैं जिनको घर से सपोर्ट नहीं मिलता तो वो रुक जाते हैं, और आपने तो खुद पैसे अरेंज की, बस खाली परमिशन अपने पापा की मांग ली आपने, परमिशन दे दीजिए। और इनफैक्ट परमिशन के साथ साथ मैंने पता क्या किया, मैंने कहा पापा मैं जैसे घर का काम होता है मैं और सारी चीजें भी मैनेज करूंगी, और उसके बाद भी तुम जाओगी तो तुम्हारे घर में बाकी कैसे होगा, मैनेज कैसे होगा। मतलब मैं बड़ी थी तो सबसे और भी भाई बहन है उनको देखना है, पढ़ाना है। पापा क्योंकि बाहर थे, पुलिस में थे, तो उनको मतलब इतनी छुट्टी भी नहीं होती थी, तो काफ़ी चीज़ें मम्मी को और हम लोगों को मैनेज करनी पड़ती थी, कैसे होगा सब। तो ठीक है, ओके पापा सब मैनेज हो जाएगा, परमिशन दे दीजिए। फिर पैसे इकट्ठा हुए, मैंने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद फिर धीरे धीरे करते मैंने एडमिशन तो ले लिया। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे सर कि क्या ही बताऊँ मैं, कि राजाजीपुरम से मैं भातखंडे जाऊँ, है ना। तो मैं जाती थी ऑटो से, ग्रीन वाली ऑटो जो चलती थी पहले, तो ग्रीन वाली ऑटो पे बैठती थी और अमीनाबाद उतरती थी। अमीनाबाद से मैं भातखंडे तक के पैदल जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अमीनाबाद से भातखंडे तक रिक्शा कर पाऊँ। तो मैं वहाँ से पैदल, फिर वहाँ 3 से 5 साढ़े 5 बजे तक के 6 बजे तक क्लास करती थी ना। आफ्टर दैट वहाँ से अमीनाबाद फिर पैदल, फिर ऑटो पे बैठती थी, फिर उसके बाद स्टैंड पे उतर के फिर अपने घर पैदल। फिर धीरे से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर इंटर मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इंटर के बाद मैं पढ़ाने लगी और कॉमर्स पढ़ाने लगी। तो एक स्कूल था देश भारती पब्लिक इंटर कॉलेज, तो मैंने इंटर के बाद वहाँ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और कॉमर्स पढ़ाती थी। मतलब सोचिए मैं खुद 12th बीकॉम फर्स्ट ईयर में, और मैं फर्स्ट ईयर इंटर के बच्चों को बिजनेस पढ़ाती थी और अकाउंट पढ़ाती, वो बिजनेस और बैंकिंग पढ़ाती थी। उसके बाद उससे मुझे पैसे मिलते थे। वहाँ मुझे 1500 से मेरी स्टार्टिंग हुई। आज से 6-7 साल पहले, 8 साल पहले की बात हो गई। क्योंकि सर जब देखिए, जब आप कमजोर होते हैं तो हर कोई आपका फायदा उठाना चाहता है। ये तो करेक्ट आपने, है ना, 100%। तो उसी पोस्ट का एक किसी टीचर को 10,000 मिल रहा है, उसी पोस्ट का मुझे 1500 रुपए मिल रहा है। इतना कम? हाँ। तो मगर ये था ना कि एक कंपटीशन था, लेकिन हाँ उन्होंने मेरे साथ ये सहूलियत कर दी थी कि मैं सुबह जाती थी, मेरे लगातार 5 क्लासेस लगा दी थी, मैं पढ़ाकर तुरंत चली जाती थी। वहाँ से फिर मैं अपने कॉलेज चली जाती थी भातखंडे। तो वहाँ से मैंने उतना किया, वहाँ ज्वाइन किया। उसके बाद मेरी स्थिति थोड़ी, जब मुझे 1500 अर्निंग पर मंथ होने लगी, तो उस टाइम उसके बाद मेरे पास ट्यूशन्स भी आने लगे। फिर मैं भातखंडे जाना आना रोज़ होने लगा, वहाँ जाके प्रैक्टिस करती थी। इनफैक्ट सर मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरा कोई म्यूज़िक का बैकग्राउंड नहीं था। मेरा कोई म्यूजिक का बैकग्राउंड नहीं था कि मुझे कोई बता सके, मुझे कोई ये नहीं बता सकता था कि मुझे सा कैसे लगाया जाता है, कोई नहीं बताता। तो उस टाइम पे जब मैंने एडमिशन लिया, तो उस टाइम पे बहुत सारे जो बच्चे बहुत सीखे हुए पहले से आते थे, तो कोई मुझे बताता, अगर मैं किसी से पूछ भी लूँ ना तो कोई मुझे बताता नहीं था, सब मेरे ऊपर हंसते थे। तो फिर मैंने धीरे धीरे सीखना शुरू किया। सर भी डांटे थे, तुम क्या सीखोगी, तुम क्या सीख पाओगी, तुम नहीं कर पाओगी, और म्यूज़िक छोड़ दो तुम, है ना। क्योंकि मुझे पता ही नहीं, मैंने कब कोई नॉलेज ही नहीं ली। फिर धीरे धीरे मैंने सीखना स्टार्ट किया, बहुत ही प्रैक्टिस की। पता है क्या सर, मैंने रात में सोती थी तो भी मैं गाती रहती थी, तो हाँ तो भी मैं गाती रहती थी, सो रही हूँ तो भी। और इनफैक्ट 10 बजे के रात में मेरे स्वर छिड़ते थे। तो क्योंकि सुबह मैं पढ़ाने गई, फिर उसके बाद खुद पढ़ाने गई, फिर वहाँ से आई, शाम को 6-7 बज गए, घर का काम वाम किया, फिर अपनी खुद बीकॉम की पढ़ाई करी, फिर उसके बाद म्यूजिक की पढ़ाई करने बैठती थी। तो उस टाइम पे जब मैं गाती थी तो मेरा भाई आके मेरा गला दबाने लगता था, कहता था चुप कादर खान, चुप कादर खान। तो वो तो एक फनी मोमेंट था, भाई बहन का तो सभी का होता है। करेक्ट, तो चलता रहता ना। तो वो टाइम था, तो वो चलता था। फिर मैं उस रात में प्रैक्टिस करती थी। इनफैक्ट ऑटो पे बैठी हूँ, चल रहा है मेरे दिमाग में, गा रही हूँ, बैठे धीमे धीमे गुनगुना रही हूँ। मतलब सोचिए
एक लिमिट थी कि मैं क्या कर सकती थी, क्या ही करना था। पैदल चल रही हूँ, कदम गिनते टाइम जो है मतलब मैं चलती थी, जिस वे में चल रही हूँ उस वे में मेरी जो अलंकार है वो चल रहे हैं। क्या बात है, ऐसे प्रैक्टिस की है मैंने। बहुत हाई फाई प्रैक्टिस है आपकी ये तो। फिर उसके बाद बीपीए में पहुंच गए। बीपीए में पहले बार मैम ने बोला कि आप तुम कर पाओगी ना दी? यस मैम, मुझे आप एडमिशन दे दीजिए, मैं कर लूंगी। बट बीपीए में ये था कि सुबह 11 बजे जाना था और 5 बजे छुट्टी होनी थी आपकी, और इधर मैं पढ़ाती थी। तो अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे पढ़ने के लिए? करेक्ट। तो 5 बजे जो छुट्टी हो, मतलब उन्होंने कहा तुम कैसे कर पाओगी नदीम, तो तुम तो वहां जाती हो कॉलेज, तुम कैसे मैनेज करोगी? मैंने कहा मैम प्लीज आप एडमिशन मुझे दे दीजिए, मैं देखती हूँ। क्योंकि इंटरव्यू होता है ना पहले बीपीए में, एडमिशन से पहले आपको गा के दिखाना पड़ता है। तो वो मेरा इंटरव्यू चल रहा था, तो मैंने कहा मैम प्लीज आप एक बार तो करके एडमिशन, ठीक है तुम अगर गा लोगी तो मैं एडमिशन दे दूंगी। उन्होंने ऐसे ही बोला। अच्छा। हाँ, तुम गा लोगी तो मैं दे दूंगी। मैंने गा लिया। उसके बाद बोली तुम सीखोगी? यस मैम मैं सीखूंगी। प्रैक्टिस कर पाओगी? यस मैम मैं कर लूंगी। रोज आओगी? यस मैम मैं कर लूंगी। इन सर मैं आपको बताती हूँ, देश भारतीय स्कूल में साड़ी होती थी, और बीकॉम फर्स्ट ईयर की एक बच्ची लड़की, सोचिए वो साड़ी पहन के मैं पढ़ाती थी, साड़ी के नीचे पूरी ड्रेस पहनती थी मैं, और उसके बाद पढ़ाती थी, और पढ़ाने के बाद वो साड़ी चेंज करके वही कॉलेज से ही फिर मैं भातखंडे जाती थी कि नहीं मेरी क्लास मिस ना हो। तो इतना मतलब एक डिफिकल्ट जो है जर्नी है मेरी, टू डिफिकल्ट जर्नी। हाँ, लेकिन एक जुनून था। मैं यही पूछने वाला था कि इतना जुनून आया कैसे आपके अंदर? सर होता है ना कि लोग जब कहते थे ना कि इस फील्ड में कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकती, कुछ क्या गाना बजाना सीख रही हो, तो जो कहते हैं ना कभी कभी लोगों का तिरस्कार जो होता है ना वो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाता है। वही मोटिवेशन, वही मेरा जुनून कि अब तुमको दिखाना है कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो बस यही मेरे जुनून का कारण था। क्या बात है, काफ़ी मतलब इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी, और बहुत सारी महिलाएं जो आपको इस समय सुन रही होंगी उनके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि अगर आपके अंदर मतलब कुछ भी करने की लगन है तो आप खुद से ही कर सकती हैं। ये नहीं कि कोई आपको सपोर्ट करे तभी आप करेंगे, ऐसा नहीं है। मैम से आप सीख सकती हैं ये बात कि अगर आपको करना है तो आप खुद पैसे अर्न करिए, उसके बाद खुद ही एडमिशन ले लीजिए, अगर आप वाकई में उस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो। किसी भी काम को करने की एक लगन, जब तक आपके अंदर लगन नहीं होगी तब तक नहीं। इनफैक्ट जब मैं बीपीए में थी तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं नेट करूंगी, क्योंकि मुझे तब पता ही नहीं था कि नेट है, जो बता रही हूँ। फिर मुझे ये था एमपीए करना है, क्योंकि मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट यानी कि एमपीए वही सबसे बड़ी डिग्री। फिर जब मैं एमपीए में पहुंची, जब कदम रखा मतलब बीपीए 3rd ईयर में, तो पता चला कि जो है नेट कर सकते हैं, नेट से फिर उसके बाद डॉक्टर जो है आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, आप पीएचडी कर सकते हैं। तो मैंने कहा आप तो बस ठीक है, मुझे अब तो बस डॉक्टर लगाना ही है अपने नाम के आगे, और वो भी म्यूजिक से ही लगाना है डॉक्टर। तो मैंने एमपीए मतलब बीपीए 3rd ईयर से मैंने स्टार्ट कर दिया। और फिर सर कोरोना आ गया। हाँ, उस समय है ना, कोरोना के टाइम पे हो गए कॉलेज की ऑफ। उस टाइम पे मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया। ऑनलाइन क्लासेस मेरी एमपीए की मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की चलती थी, तो वो करती थी। उसके बाद अपनी नेट की प्रिपरेशन, वो ये जान लीजिए सर मैंने 3 मंथ के अंदर, यानी कि मैंने पहला पेपर दिसंबर का किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट नेट जब पास हुई हूँ तो दिसंबर में था मेरा पेपर, और जुलाई से लेकर दिसंबर तक के मुझे ये नहीं पता कि सोते कैसे हैं। क्या बात है, इतनी सिर्फ रात में मैं 1 घंटा सोती थी, मतलब सोचिए 1 या 2 घंटा हार्डली। उसमें भी मेरा माइंड नहीं सोता था, मेरे माइंड में वो क्वेश्चन चलते रहते थे। जैसे मैं रात को पढ़ रही हूँ, 1-1:30 बजे तक मैंने पढ़ा, फिर मैं सो गई, मतलब लेटी तो लेटने में तुरंत तो नींद आती नहीं, तो भी मेरे दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी सबसे कि ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है कि आप जब पढ़ रहे हो रात में, तो पढ़ते टाइम आप जैसे कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी रीडिंग कर रहे हैं, इनफैक्ट कुछ भी लर्न कर रहे हैं, आपको लगता है बहुत डिफिकल्ट है कि मुझे याद नहीं होगा, आप रात में सोते टाइम उसको 3-4 टाइम लर्न करिए। और लर्न करने के बाद फिर उसके बाद आप कुछ मत करिए, ना आप मोबाइल चलाइए, ना आप टीवी देखिए, कुछ नहीं, और चुपचाप उसके बाद जब आप सोने चलते हैं आप सोइए। उसके बाद आप देखिए खुद, ये मेरा मतलब आजमाया हुआ तरीका है, वो चीज़ आपको बहुत जल्दी लर्न होगी।
बहुत ही जल्दी लर्न, अपने आप ही लर्न हो जाएगी। सुबह उठेंगे आप उसको रिवीजन करेंगे, आपको लर्न। क्या बात है। ये मतलब ये एकदम मेरे ऊपर, मैं कहते ना कि एकदम आजमा के मैंने देखा वो चीज। तो मैंने रात में 1:30 बजे तक पढ़ती थी, फिर सुबह 3 बजे या 4 बजे, मतलब 3 बजे तक तो उठ ही जाती थी, फिर पढ़ना स्टार्ट। क्या बात है। टाइम मैंने सेट कर रखा था इस टॉपिक के लिए, ये 5 to 6, इस टॉपिक के लिए 7 to 8, मतलब ये डिसाइड करे तो इस टाइम ड्यूरेशन में मुझे ये पढ़ना ही है। फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट किया, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने JRF किया। क्या बात है। जबकि मेरा इस फील्ड से कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई मतलब कोई जाना कुछ लेना देना नहीं है, बट एक ये जुनून मेरा वहां से, मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं इतने आगे इस फील्ड में आ जाऊंगी कि आज मैं PhD करने जा रहे हैं। क्या बात है, ये तो बहुत ही मतलब इंस्पिरेशनल बात है। और मैं आपसे एक चीज़ इसी क्वेश्चन से संबंधित और पूछना चाहूँगा। जैसे कि आपने स्टार्टिंग बताया था कि आपके पापा ने सिर्फ आपको परमिशन दी थी, आपने 1 ईयर मतलब स्ट्रगल करके पढ़ा के 5000 रुपीज़ इकट्ठे करे थे और आपने जाके एडमिशन ले लिया था। तो उस समय आपके पापा का क्या रिएक्शन था? उस टाइम पापा का रिएक्शन तो बस, पापा मतलब कुछ बोले ही नहीं, मेरे पापा जल्दी बोलते नहीं थे कोई भी। उन्होंने लगा अब एडमिशन ले लिया, देखो कितने दिन चलता है, 2 दिन का शौक है, तीसरे दिन तो खुद ही खत्म। मतलब अभी भी सपोर्ट नहीं था आपको? सपोर्ट तो सर BPA तक नहीं था। BPA मैंने कर लिया था तो BPA तक भी कोई सपोर्ट नहीं था। जब BPA में जब मेरे प्रोग्राम्स होने लगे, जब मेरी न्यूज़पेपर में फोटोज आने लगी है ना, जगह जगह से मुझे मेडल ट्रॉफीज ये सब मिलने लगे, उसके बाद रिएक्शन चेंज हुआ। जब लोग मुझे जानने लगे, तब पापा ने फर्स्ट टाइम BPA की फीस 10,000 रुपीज सबमिट की थी, मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस। फिर पापा ने सब, क्योंकि BPA में सेमेस्टर वाइज होता है ना 6 मंथ के ऊपर, तब पापा ने फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 10,000 सबमिट की थी। उसके बाद पापा सपोर्ट करने लगे। फिर तो इतना सपोर्ट करते थे कि 5 बजे अगर मैं बोल देती थी पापा आज न्यूज़पेपर में मेरी फोटो आनी है, आज न्यूज़पेपर में मेरे बारे में आएगा, तो तुरंत मेरे पापा 5 बजे से उठकर टेरेस पे खड़े हो जाते थे कि न्यूज़पेपर वाला कहीं निकल ना जाए, या क्योंकि हमारे यहाँ वो टाइम्स ऑफ इंडिया आता था और जो हमारे मतलब जो बेसिकली न्यूज़ में आता था तो अमर उजाला में आता था या हिंदुस्तान में आता था। तो पापा इस वजह से वो खड़े हो जाते थे कि वो जिस भी न्यूज़पेपर में आया हो मैं देखकर ले लूँगा। तो एक टाइम वो था कि कोई सपोर्ट नहीं था, और एक टाइम ये था कि पापा 5 बजे से उठ के टेरेस पे खड़े हो जाते थे कि मेरी बेटी का जो है आज न्यूज़पेपर में जो है इंटरव्यू निकलने वाला है, या मेरी बेटी का प्रोग्राम का फोटो आने वाला है। तो ये था टाइम। काफी प्राउड मोमेंट रहा होगा ये तो आपके लिए कि पापा आपके लिए वेट कर रहे हैं। यस सर, इनफैक्ट लास्ट ईयर हमने मतलब सोचिए नेशनल ड्रामा में पार्टिसिपेट किया था साइंस सिटी से, तो फर्स्ट प्राइज सोचिए पूरे यूपी की तरफ से हमारी टीम सिलेक्ट हुई थी, और वो भी मैंने फर्स्ट टाइम ही उसमें पार्टिसिपेट किया था और फर्स्ट टाइम में फर्स्ट प्राइज लिया था हम लोगों ने। क्या बात है, काफ़ी इंस्पिरेशनल है। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई आपकी जर्नी से कि अगर आप कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अपने दम पे ही कर सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात, जो लोग आपके अपोज में खड़े हैं वो आपका सपोर्ट बाद में आके करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक वो सुना नहीं, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। क्या बात तो वो तो जरूरी है। अगर आप उस रास्ते पे चलते हो तो फिर वही मदद ऊपर से आने लगती है। अगर आप हिम्मत करेंगे तो ऊपर वाला भी कहते नहीं, जब खाना अगर आप बनाओगे नहीं तो खाओगे कैसे, है ना। इनफैक्ट अगर थाली में आप अपने हाथ से अपने मुंह में नहीं लोगे तो भी तो नहीं आएगा ना। तो ऊपर वाला भी कहता तुम मेहनत तो करो तो मैं तुम्हें फल दूंगा ना। जब आप मेहनत ही नहीं करोगे तो कहाँ से फल मिलने वाला है। तो इसीलिए बस यही सोचकर मैंने कहा नहीं, लगे रहो, लोगों को दिखाना है कि हाँ इस फील्ड में भी कुछ कर सकते हैं। तो बस इस वजह से थोड़ा सा इतनी आगे मैं बढ़ गई कि PhD कर रही हूँ। उस समय आपके पास 5000 रुपीज नहीं थे और इस समय आपकी क्लासेस भी चल रही हैं म्यूजिक की। यस सर, है ना, एकेडमी भी है, क्लासेस भी चल रही है, मेरी खुद की एकेडमी है, और इनफैक्ट मैं टीचिंग वैसे भी ट्यूशंस भी देती हूँ, और उसके बाद नेट TGT PGT JRF इन सब की कोचिंग भी मतलब टीच करती हूँ। जो भी पढ़ना चाहे स्टूडेंट को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसकी, तो उस टाइम मेरे पास 5000 नहीं थे और आज अच्छी खासी एक हैंडसम इनकम है मेरे पास। मैंने तो ये भी सुना है कि अब तो आपके स्टूडेंट आउट ऑफ कंट्री भी हैं। यस सर, काफी है। हाँ, 2 और 3 स्टूडेंट्स हैं, वो भी बाहर से भी सीखते हैं। थोड़ा सा बताइए इन स्टूडेंट्स के बारे में, आउट ऑफ कंट्री जो आपके स्टूडेंट हैं। सर, वो उनके अंदर बहुत लगन है सीखने की। सबसे बड़ी बात तो ये है
वो उनके जैसे हमारे यहाँ क्या, हम एक बार बताते थे कि बेटा यहाँ से यहाँ तक लर्न करना है, तो यहाँ के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2-3 बार उन्होंने क्लास की, फिर आपस में सुनो ये बात, सुनो वो बात, ये होता है ना बेसिकली। लेकिन अगर वो ऑनलाइन पढ़ते हैं, वो उस 1 घंटे में वो कुछ और नहीं करते। मतलब अगर मैंने उनको बोल दिया ये 4 स्वर है सा रे गा मा पा, इन 4 स्वरों का आरोह अवरोह करते रहिए आप, तो अगर मैं 4 घंटे बाद भी लौट के आऊंगी ना तो आरोह अवरोह करके दिखाएंगे। क्या बात है, मतलब उनके अंदर इतना लगन है। काफी पंक्चुअल है। बस कहते हैं सीखने के लिए। और मैं ऐसे स्टूडेंट्स ही लेती हूँ जिनको एग्जैक्टली पढ़ना है। मेरा टाइम वेस्ट करो ना, अपना टाइम वेस्ट करो। इनफैक्ट मेरी जो कोचिंग में भी मैं वो नेट और जीआरएफ और टीजीटी पीजीटी की कराती हूँ कोचिंग, तो मेरे पास 5 स्टूडेंट थे, उसमें से 3 स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्लियर हो गया उनका, और सिर्फ 6 मंथ उन्होंने मुझसे पढ़ा है। सिर्फ 6 मंथ पढ़ा है। तो मैं खुद स्टूडेंट से कहती हूँ कि मैं मेहनत कर रही हूँ तो तुम भी मेहनत करो, है ना। तुम अगर इतनी मेहनत करोगे ना तो मैं तुम्हें इतनी मेहनत करूंगी तुम्हारे पीछे। मैंने उनसे किसी को भी, मैं ऐसे ही किसी को नहीं पढ़ाती। जो एग्जैक्टली मुझे लगता है कि हाँ पढ़ने वाला स्टूडेंट है, मैं उसी को ही अपनी कोचिंग में एंट्री भी देती हूँ। ये नहीं कि आओ टाइम पास करो, नो जी। ऐसा कहा जाता है कि तानसेन जब गाते थे तो उनके गायन से बारिश होनी शुरू हो जाती थी, आग लगनी शुरू हो जाती थी, तो क्या ये सही है क्या? सर ऐसा तो मैंने भी सुना है कि जब तानसेन दीपक राग गाते थे तो आग, मतलब जो है वो इतनी गर्मी पैदा, मतलब आग नहीं कहते, गर्मी पैदा हो जाती थी कि जैसे लगता था पूरा शरीर जलने लगा है। तो उनको फोर्स किया गया था, तानसेन जी को एक किस्सा मैं सुनाती हूँ इसके ऊपर, कि तानसेन जी को फोर्स किया गया था कि आपको दीपक राग गाना है। तो अब दीपक राग क्योंकि तानसेन जानते थे कि अगर वो दीपक राग गाएंगे तो उनके अंदर से इतनी हीट जनरेट होगी कि उनकी डेथ भी हो सकती है। तो मगर अब ये था कि राजा का हुक्म था, अब है ना, तो उनको तो करना ही था। तो उन्होंने गाया, और मतलब वो जब गाए तो उनका पूरी बॉडी एकदम रेड पड़ गई, पूरे हाथ वाथ एकदम रेड हो गए, एकदम जैसे दहकने वाला जो नहीं होता है वैसा लगने लगा। तब उनकी जो बेटी थी सरस्वती, उन्होंने क्या किया, जो है मल्हार राग गाकर तो बारिश करी और फिर उनकी बॉडी को शांत किया। ये तो एक कहावत है, लेकिन हाँ इसका पीछे ये लॉजिक हो सकता है कि हाँ मतलब अगर दीपक राग गा रहे हैं तो हाँ एक वो एक वेदर, एक समा बन जाता होगा कि हाँ गर्मी का माहौल टाइप का लग रहा है। मतलब इतनी फोर्स के साथ वो तान लेते होंगे या इतनी फोर्स के साथ आलाप करते होंगे या सिंगिंग करते होंगे कि हाँ वो लगता होगा कि एकदम एक माहौल जो है वो बन गया, वो ऐसा कुछ होगा। लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। बट जो सुना है, जो बुक्स में अब तक पढ़ा है, वो तो मैंने भी पढ़ा ही है। मैं इसके बारे में मतलब यही कहूंगी कि हाँ एक उस टाइम पर ऐसे मल्हार राग गा रहे हैं तो गाते टाइम ऐसा लगता होगा कि हाँ कि ऐसे स्वरों की बारिश, ऐसे स्वर ऐसे लग रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि बारिश हो रही है, ऐसा कह सकते हैं, ऐसा फील आता होगा, ऐसा फीलिंग होती होगी। मैं यही बोलना चाहता हूँ, आपको ऐसा मतलब लगेगा कि आपके अंदर बारिश हो रही हो। हाँ महसूस होता होगा। मतलब जैसे होता है कभी कभी हम कोई सॉन्ग सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल रियलिटी से टच हो रहा है। जो ये सुबह मेरे साथ घटना हुई थी, ये सॉन्ग उसी पे बेस्ड है, लगता है ना। तो वही चीज होती होगी उस टाइम पर भी, यही चीज हो, यही रीजन होगा। इसीलिए कहा जाता होगा कि भाई बारिश हो रही है या फिर जो अगर गा रहे हैं तो आग लग रही है, ऐसा कुछ, ऐसा ही कुछ होता होगा मेरे ख्याल से। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो अब इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं, और आपके लिए मेरे पास एक छोटा सा उपहार भी है। अगर आप इसे लेंगी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। ये आपके लिए एक छोटी सी इवेंट। थैंक यू सर। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इस चैनल के सारे वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।